नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं योगी जी की सरकार का एक और निर्णय। हालांकि वो अभी उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन बयान आ गया है। बयान ये आया है कि उत्तर प्रदेश में आज से 115 साल पहले उर्दू और फारसी की एजुकेशन और कुछ अरबी की एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई थी। कुछ टर्म्स को आपको जानना आवश्यक था। अगर आपको रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में काम करना है, अगर आपको स्टाम्प डिपार्टमेंट में काम करना है, चाहे आप पीसीएस की परीक्षा क्वालिफाई करके आए हो, चाहे आप आईएएस की परीक्षा क्वालिफाई करके आए हो, या फिर आप वकालत की परीक्षा क्वालिफाई करके आए हो और आपको नोटरी बनना है, या आपको नोटरी ना कहूं, आपको स्टैंप में एंट्री मारनी है, स्टैंप डिपार्टमेंट में एंट्री मारनी है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार के दस्तावेजी डिपार्टमेंट में एंट्री मारनी है, तो फिर आपको एक परीक्षा क्वालिफाई करना अति आवश्यक था, जिसको उर्दू और फारसी की परीक्षा कहा जाता था। मजे की बात यह है कि स्टैंप एंड पंजीकरण विभाग 1908 में बने रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन चलता था। दावा किया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन के बाद रजिस्ट्री की भाषा आसान हो जाएगी। नए नियम में स्टाम्प और पंजीकरण विभाग में नियुक्ति के लिए अब उर्दू फारसी की परीक्षा पास करने की अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी। सरकार ने ये जो फैसला लिया है, ये फैसला आप जो सब रजिस्ट्रार बनकर आता है वो प्रोबेशन पर 2 साल के लिए आता है, लेकिन उसको भी उर्दू फारसी क्वालिफाई करना आवश्यक होता था। मजे की बात यह है कि अब भारत में ना ही मुगलिया शासन रहा और ना ही भारत में अब ईसाई शासन रहा। 800 वर्षों तक मुसलमानों ने शासन किया, तो जाहिर सी बात है कि फारसी कंपलसरी करती होगी। जाहिर सी बात है उस समय के डॉक्यूमेंट सारे फारसी में बने होंगे। ये भी निश्चित है कि जब अंग्रेज भारत में आया तो उसको लगा कि उर्दू जो कि दूसरी शैली में लिखी जाती है, जो कि अरेबियन शैली में लिखी जाती है, उर्दू भी भारत में विकास तो हुआ, तो बोली तो हिंदी की तरह जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि उर्दू लिखी फारसी की तरह ही जाती है, उल्टा चलते हैं। वैसे ही आप जानते हैं एक पार्टिकुलर कम्युनिटी, आप हाथ ऐसे धोएंगे तो वो हाथ ऐसे धोएंगे। आप अगर मूछ रखेंगे, भारत के लोग अगर मूछ रखना चाहे जानते हैं तो वो दाढ़ी रखना जानते हैं, मूछ कटवाना जानते हैं। कुल मिलाकर काम उल्टे ही करने की एक कम्युनिटी की आदत है। इसलिए यहां पर अगर वो उल्टी लिपि लिख रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है। सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ अरमाइक लिपि के वो स्पेशलिस्ट। तो हिंदी भी अगर उन्होंने लिखी तो शब्द वहां से ले लिए, बोलना यहां से सीख लिया, और दोनों को मिक्स करके एक नई भाषा, जिसको उर्दू कहा गया, उर्दू बना ली गई। मजे की बात यह है कि आज स्टैंप एंड पंजीकरण शुल्क के मंत्री रविंद्र जायसवाल का एक बयान आ गया। उस बयान में उन्होंने कहा कि भाई आज की तारीख में भारत में उर्दू और फारसी समझने वाले लोग कहाँ हैं, उर्दू अरबी फारसी। आज की तारीख में भारत में हिंदी और अंग्रेजी चलती है। हालांकि उर्दू, मेरा मानना यह है कि उर्दू समझने वाले लोग यहाँ पर हैं। आपको याद होगा कि जुडिशरी के एग्जाम में 2006 से पहले अगर किसी को जज भी बनना होता था तो उसको उर्दू का एक एग्जाम क्वालिफाई करना आवश्यक था। अगर उर्दू का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता था तो फिर वो सब कुछ जानते हुए भी, कानून की कितनी भी बारीकियां जानते हुए भी वो क्वालिफाई नहीं कर सकता था, वो जज नहीं बन सकता था। ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं हिंदुस्तान में होती रही हैं जिसमें उर्दू या फारसी या अरबी कंपलसरी करी जाती रही। और मानना ये रहा कि साहब वो मुगल काल से दस्तावेज मिलते हैं और मुगल काल में जो दस्तावेज बनाए गए वो सब अरबी या फारसी में थे। अब अरबी फारसी में दस्तावेज होने की वजह से साहब आज उनको पढ़ने के लिए आवश्यक है। मैं आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई, अगर पुराना डॉक्यूमेंट पढ़ना भी है तो फिर आप गूगल ट्रांसलेशन पर चले जाइए, फोटो ही डाल दीजिए, उस पर फोटो कहीं से खींच कर डाल दीजिए, वो ट्रांसलेशन करके दे देता है। यानी कि आज उसको पढ़ना बहुत गंभीर बात नहीं रहेगी। कोई भी भाषा संसार की हो, आज पढ़ना बहुत गंभीर बात नहीं है, पढ़ने में कोई समस्या बहुत विशेष नहीं होती। ट्रांसलेशन करके गूगल दे देता है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो ट्रांसलेशन करके देती हैं। लेकिन फिर भी साहब भारत में वो अरबी जो विदेशी भाषा है, वो फारसी जो विदेशी भाषा है, विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर हमला करके भारत को अपने कब्जे में किया, वो उनके फॉलोवर, उनकी नाजायज संतानें आज भी ये मानती हैं कि वो भाषा चलनी चाहिए। इसीलिए एक बड़ी कम्युनिटी भारत की ऐसी है जो अभी भी उधर उस तरफ पश्चिम या उस तरफ मुख करके ही पूजा पाठ करती है। आप सोच कर देखो कि यहाँ से पूजा वहां लग जाएगी, आप
मेरे एक जानने वाले हैं, वो पितर पक्ष हमारे यहाँ मनाया जाता है। पितर जमीन पर उतर कर आते हैं, पूर्वज उतर कर आते हैं, हम उनको खाना पानी देते हैं। तो एक सज्जन उन हमारे बुजुर्ग से पूछने लगे, कहने लगे क्या तुम लोग खाली पीली के काम करते हो, ये पानी यहाँ दोगे और वहां लग जाएगा जाके। तो उन्होंने उनको उनकी माँ की गाली दी, और जब उनकी माँ की गाली दी तो वो व्यक्ति उद्धारित हो गया और बोला कि ये क्या। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ कहाँ रहती है, तो बोला यहाँ से 500 किलोमीटर दूर, मैं तो यहाँ बाहर रहता हूँ। तो उन्होंने उनसे कहा तुम्हारी माँ को अगर यहाँ से गाली लग सकती है तो मेरे पूर्वजों को यहाँ से पानी क्यों नहीं लग सकता भाई। तेरी माँ की जो ऐसा जो भी कहा होगा, माँ गाली से मतलब वो माँ की कुछ 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 आप समझते हैं क्या कहा होगा। ऐसे ही अगर यहां से उस पश्चिम की तरफ मुख करके दुआ लग सकती है और उनकी आराधना हो सकती है यहां से हजारों किलोमीटर दूर, तो क्यों नहीं हो सकता। लेकिन साहब चलता है। आप सोचो, भारत में देवी देवताओं की कमी पड़ गई है, भारत में पूर्वज उनके वही हिंदू थे, भारत में उनके पूर्वज वही मानते थे जो जो हम सब मानते हैं। लेकिन सब आक्रांताओं के वंशज अपने आप को कहलाने लगे, नाजायज संतानें भारत में ऐसी क्लेम करने लगी कि वो साहब वो तो आक्रांताओं के संतान है, जो सर्वदा असत्य है। आप सोचो कि ईसाई अगर बैतलहम में अपने बाप ढूंढेगा तो कैसे मिल सकते हैं, मुसलमान अगर सऊदिया में अपने बाप ढूंढेगा तो कैसे मिल सकते हैं उनके पूर्वज, वहां पूर्वज तो सब यहीं के हैं। इसलिए पूर्वज राम और कृष्ण को मानते रहे होंगे और पूर्वज भी उन्हीं की संतानें हैं। लेकिन साहब भटके हुए लोगों को कौन समझा सकता है। जो भटक गया वो नदी में गया, वो नदी में चले गए हैं, तैरकर कौन से समुद्र में गिरेंगे जाके कुछ पता नहीं, लेकिन किनारा नहीं मिलने वाले वो ऐसी नदी में गिर जाते हैं जिनका किनारा किनारा नहीं मिलता। लेकिन साहब भारत में जो सरकारें 47 के बाद बनी, मजे की बात यह है कि उन सरकारों ने भी इन भाषाओं का संरक्षण दिया। वो आज तक सोच ही नहीं पाए कि आखिर क्या करना है। राजीव गांधी के फॉलोवर्स ये कहते हैं कि राजीव गांधी कंप्यूटर लाए, लेकिन राजीव गांधी के फॉलोवर्स उस कंप्यूटर को मानने को तैयार नहीं है। तो क्यों ना कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया कि अब किसी भी रजिस्ट्री ऑफिस में या फिर किसी भी स्टाम्प ऑफिस में या स्टैंप अधिकारी, रजिस्ट्री अधिकारी, स्टैंप के कर्मचारी, रजिस्ट्री के कर्मचारी, इन डिपार्टमेंटों में कोई भी कर्मचारी काम करेगा तो फिर उसको कंप्यूटर की परीक्षा क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा, ना कि फारसी, उर्दू या अरबी भाषा की उसको जानकारी होनी चाहिए। वो सब ट्रांसलेशन में आ जाएगा, उसको कंप्यूटर चलाना अत्यावश्यक होना चाहिए। आप सोचो कि एक एसडीएम बनकर आता है या फिर एक पीसीएस अधिकारी आता है, वो रजिस्ट्रार बनकर आता है, सब रजिस्ट्रार बनकर आता है, उप रजिस्ट्रार जिसको कहते हैं वो बनकर आता है, उसको एक उर्दू इमला की परीक्षा क्वालिफाई करना अनिवार्य होता था। एक जज बनने के लिए उर्दू की परीक्षा क्वालिफाई करना अनिवार्य होता था। भारत में हिंदी अंग्रेजी बड़ी आसानी से पढ़ी जाती है, हिंदी अंग्रेजी बड़ी आसानी से देखी जाती है, हिंदी अंग्रेजी में बड़ी आसानी से काम हो जाता है। क्यों उन शब्दों का इस्तेमाल करना। आप सोचो कि विक्रय पत्र हो सकता है, बिक्री पत्र भी लिखा जा सकता है, बिक्री की डीड भी लिखी जा सकती है, लेकिन सब बैनामा लिखा जाता है। पिता के नाम की जगह पिता पुत्र का नाम लिखा जा सकता है, बल्दियर लिखी जाएगी, पिता बल्द लिखा जाएगा, क्षेत्रफल को रकबा कहा जाएगा, बदला लेने को तरमीम, मतलब बदल बदल देगा तो तरमीम करेगा, सुकूनत निवास, जहां वो निवास करता है उसको सुकूनत कहते हैं, पत्नी को जोजे जोजे कहते हैं। अब भली भली अच्छी भली पत्नी को जोजे कहना शुरू कर दिया, उत्तराधिकारी को वारिसान और गिरवी को रहन, बैशुदा खरीदी को, बै जमीन बेचना, मिन जानिब उनकी ओर, या दुस्तर दुख्तर बेटी, बेटी को दुख्तर कहा जाएगा। कौमियत जाति को भाई जाति बना रहने दो, कौमियत कहा जाएगा। श्यामलाल साझी सांझी भूमि को श्यामलात कहा जाएगा। राहिन गिरवी देने वाले का कहा जाएगा। जमीन बेचने वाले को बयां कहा जाएगा। उपहार देने वाले को बाहिब कहा जाएगा। उपहार लेने वाला मुहविला कहलाएगा। ये क्या क्या शब्द इस्तेमाल होते थे जो आज आम चलन की भाषा से खत्म हो गए। आपको रजिस्ट्री आम चलन की भाषा में, ताकि आम आदमी उसको पढ़ सके, या फिर आपको रजिस्ट्री ऐसी करनी है कि एक आपको बड़ी दाढ़ी वाले के पास जाना ही पड़ेगा, उससे पढ़वाना पड़ेगा। एक बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में ये हुआ कि साहब अगर उर्दू, अरबी और फारसी यहां कंपलसरी कर दी जाएगी तो रोजगार एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को मिल जाएगा। जिनको पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान नहीं गए,
तो उनको रोजगार इन सरकारी दफ्तरों में मिला जाएगा। कहीं ऐसी साजिश तो नहीं थी कि सरकारी जमीनें, चूंकि इस्लाम की एक खास बात है, वो एक भू राजनीतिक आंदोलन है मेरे अनुसार, और भू राजनीतिक आंदोलन का मतलब भूमि पर कब्जा करके राजनीति करना या राजनीति पर कब्जा करके भूमि पर कब्जा करना। जो अफगान भारत में आए, जो मुसलमान भारत में आए, जो 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 और भारत में आए इस तरह के लोग जिनको मुगल कहते हैं, वो सब राजनीति पर कब्जा किया पहले उन्होंने, फिर उन्होंने भूमि पर कब्जा किया। और आज वो उल्टा चल रहा है। आज भूमि पर कब्जा कर लिया जाए, चाहे वो वक्फ बनाकर कर दिया जाए, चाहे वो इमामबाड़ा बनाकर कर दिया जाए, सरकारी जमीन पर कहीं मजार बनाकर कर दिया जाए, सरकारी जमीन पर कहीं मस्जिद खोल दी जाए, सरकारी जमीन पर कहीं 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 तकिया खोल दिया जाए, कुछ भी सरकारी जमीन पर कैसे कब्जा किया जाए। और लोगों की पार्टिकुलर जमीन खाली पड़ी है, ऊसर बंजर पड़ा है, उसमें 2 कब्रें बनाए हो, न कब्र बनाया हो तो कब्र का ढांचा बना दो और कह दो ये तो कब्रिस्तान है, और वो सब सेटिंग करके अपने नाम चढ़वा लो। यानी कि भूमि पर कब्जा कर लो। जब भूमि पर कब्जा हो जाए तो फिर राजनीति पर कब्जा तो हो ही जाएगा, क्योंकि बाकी सबके पास भूमि होगी नहीं, और भूमि ही राजनीति करवाने का मुख्य साधन है। तो भारत में वो भू राजनीतिक आंदोलन को छेड़ने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं किया गया कि उर्दू, अरबी और फारसी कंपलसरी कर दी जाए, ताकि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही वहां पर विराजमान हो जाएं, वहां पर एक पार्टिकुलर कम्युनिटी कब्जा कर ले, पार्टिकुलर कम्युनिटी को ही कागज समझ में आए, पार्टिकुलर कम्युनिटी उस दस्तावेजी हॉल में घुस सके, वो मुहाफिज खाने में घुस सके, यानी कि वो रिकॉर्ड रूम में घुस सके, और रिकॉर्ड रूम उन्हीं के पास हो। दूसरी बात ये भी है कि उनको नौकरी, उन्हीं को नौकरी मिल सके कि वो उर्दू के ज्ञाता होंगे, वो फारसी के ज्ञाता होंगे, वो अरबी के ज्ञाता होंगे। तो वो लोग पूरे रिकॉर्ड रूम पर कब्जा करके जमीनों का लंबा खेल खेला जा सके। कहीं ये साजिश तो नहीं? मुझे इसमें साजिश की बू आती है, जिसको मुझे लगता है कि माननीय योगी जी भी समझ ही गए होंगे, सरकार समझ गई होगी। इसलिए सरकार ने ये तय कर लिया कि अब उर्दू, फारसी और अरबी कंपलसरी नहीं होगी, उसकी जगह कंप्यूटर कंपलसरी होगा। आप सोचिए कि कंप्यूटर कंपलसरी होगा, ट्रांसलेटर्स होंगे, ट्रांसलेशन हम करवा लेंगे अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तो। अदरवाइज अब वो जो खेल खेला जा रहा था रजिस्ट्रेशन एक्ट में 1913 से 1909 से 1908 से, वो खेल अब उत्तर प्रदेश में एटलीस्ट नहीं चलेगा। ये बात ऐसा नहीं है कि योगी जी पहली बार कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि जुडिशरी में भी यही सब चल रहा था, जुडिशरी में खत्म किया गया, 2006 में ही खत्म कर दिया गया था, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस में भी चल रहा था, जो कि योगी जी ने वो एकाधिकार भी अब समाप्त कर दिया है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश ने तय कर लिया है कि जो आम चलन की भाषा, जो आम चलन का रिकॉर्ड, जो आम चलन में होगा, वही उत्तर प्रदेश में चलेगा। किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी, किसी पार्टिकुलर लोग, किसी पार्टिकुलर जाति, किसी पार्टिकुलर व्यवसायी का कोई अधिकार नहीं होगा। यहाँ वंशानुगत नहीं चलेगा। ये तो गरीबों की भाषा में, जो आम भाषा है, उस भाषा में ही काम होगा। और अगर साजिश पीछे से करके लाए हो तो साजिश तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं चलेगी। मुझे लगता है ये स्वागत योग्य एक कदम है। इस पर अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है। अगली परीक्षाएं जो होंगी, मुझे लगता है उसके एग्जाम की परीक्षाओं में ये संशोधन आएगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन आने वाला, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन रूल्स में संशोधन आएगा, ये सब के लिए। लेकिन मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट के आधार पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।